जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर आज हम न्यू मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सिस्टम ऑपरेशंस ऑन AWS। सिस्टम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? जिस तरह सिस्टम एडमिन होता है, जो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, यूजर्स क्रिएट करना, सबको परमिशन साइन करना, पॉलिसीज अटैच करना, चीज़ों को ऑटोमेट करना, तमाम सिस्टम्स को मैनेज करना। इसी को हम बोलते हैं सिस्टम ऑपरेशंस, कि आप एक सिस्टम को यूज करते हुए डिफरेंट ऑपरेशंस किस तरह ऑटोमेट तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम सिसऑप्स की सर्टिफिकेशन भी पढ़ते हैं, AWS के अंदर आती है, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो सिस्टम ऑपरेशंस क्या होता है, या जिसको सिसऑप्स भी हम बोलते हैं, इज कंसर्न विद द डिप्लॉयमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ सिस्टम्स एंड नेटवर्क रिसोर्सेज इन एन ऑटोमेबल एंड रीयूजेबल मैनर। ठीक है, तो इन तमाम कामों को, डिप्लॉयमेंट के कामों को, एडमिन कामों को एंड मॉनिटरिंग कामों को हम जब ऑटोमेट करते हैं, ठीक है, सिस्टम एडमिन जब उसको ऑटोमेट करता है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑपरेशंस। सिस्टम ऑपरेशंस के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसकी? उसके अंदर सिसऑप्स प्रोफेशनल्स आर इन्वॉल्व्ड इन मैनी एंड ऑफन ऑल फेसर्स ऑफ डिलीवरिंग आईटी सॉल्यूशंस। तो जितने भी आईटी सॉल्यूशंस होते हैं, जिस तरह बिल्ड करना, ठीक है, उसको किसी चीज़ को या कोड को बिल्ड करना, उसको टेस्ट करना, फिर उसको डिप्लॉय करना कोड को, फिर अपने एप्लीकेशन की या अपने सर्वर्स की मॉनिटरिंग करना, उसको मेंटेन करना और सेफ गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पे हर लेवल के ऊपर डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं। तो वो टूल कौन यूज करता है? वो सिस्टम एडमिन यूज करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को, तमाम चीज़ों को अपना, जब हम हम चीज़ें पढ़ते हैं, जब हम CI/CD पढ़ते हैं, कि वहाँ पे हम एक पाइपलाइन जब क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिक तरीके से, तो वो सिस्टम एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, बिल्ड स्टेज होती है, फिर टेस्टिंग स्टेज होती है, डिप्लॉय स्टेज होती है। तो हर स्टेजेस के ऊपर हमारे पास डिफरेंट टूल्स यूज हो रहे होते हैं AWS के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ बिल्ड का मतलब क्या होता है? क्रिएट सेपरेट इन्वायरमेंट फॉर डिप्लॉयमेंट, टेस्ट एंड प्रोडक्शन। हम डिफरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, फिर टेस्टिंग इन्वायरमेंट के अंदर हम उसका टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, फिर डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट के अंदर उसको डिप्लॉय करते हैं एप्लीकेशन को, इन रन टाइम इन्वायरमेंट या इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर। मॉनिटर के अंदर जब चीज़ डिप्लॉय हो जाती है, एप्लीकेशन हम डिप्लॉय कर देते हैं, तो उसको बाद में मॉनिटरिंग सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह AWS के अंदर बहुत सारी मॉनिटरिंग सर्विसेज होती हैं, क्लाउड वॉच होता है, या अगर आप ओपन सोर्स की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास ग्राफाना या प्रोमेथियस होता है। तो ठीक है, तो उसका भी हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, जिसको मेंटेन करना, पैचेस लगाना, जिसमें सिस्टम मैनेजर आ जाता है, शेफ, पपिट, एंसिबल आ जाता है, सेफ गार्ड। तो ये सारे काम कौन करता है? एक तरह का सिस्टम एडमिन करता है, जो इन तमाम कामों को, हमारे एक तरह का जो ये होता है, एक साइकिल होता है जो इस साइकिल को ऑटोमेट कर देता है। सिस्टम ऑपरेशंस इन द क्लाउड। सिस्टम ऑपरेशंस के लिए क्लाउड के अंदर बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जिसमें सबसे पहली सर्विस आती है सिस्टम मैनेजर। ठीक है, इसकी हमने लैब भी परफॉर्म की है बहुत अच्छे तरीके से, इसकी हम नेक्स्ट आने वाली क्लास में भी लैब परफॉर्म करेंगे। तो सिस्टम मैनेजर के थ्रू हम क्या करते हैं? अपनी चीज़ों को ऑटोमेट कर देते हैं। हमारे जितने भी आईटी टास्क होते हैं क्लाउड के ऊपर, उसको हम ऑटोमेट कर देते हैं। वो चाहे अपने सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है, चाहे अपने सर्वर्स को पैचेस लगाना है, उनको मेंटेन करना है, वो सारे काम हम किसके थ्रू करते हैं? ऑटोमेट तरीके से करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइजेशंस द एबिलिटी टू ऑटोमेट द डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स आईटी operations. Automation of sysops provide the following: repeatable deployment of infrastructure and applications on demand, creation of self-describing systems, ability to build well-tested secure systems। तो जितने भी काम होते हैं आईटी के सिस्टम्स के ऊपर, जितने भी हम काम करते हैं, जो भी डिप्लॉयमेंट्स करते हैं, जो भी टेस्टिंग करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, डेवलपमेंट स्टेजिंग के ऊपर, तो उसको ऑटोमेट करने का नाम ही हमारे पास सिस्टम ऑपरेशन है। यहाँ में ट्रू फॉल्स कुछ क्वेश्चंस हैं, देखें। SysOps support technical system by monitoring systems and helping ensure the system performance is accurate and trouble free। बिल्कुल ट्रू है ये, क्योंकि जो SysOps होता है, सिस्टम एडमिन होता है, उसका काम यही होता है कि आपने एक एरर फ्री सिस्टम क्रिएट करना है, एक सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेटर करना है आपने। ठीक है, SysOps involves the responsibility and task required to build, क्रिएट, टेस्ट, डिप्लॉय, मॉनिटर, मेंटेन, सेफगार्ड। हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी कि सिस्टम ऑपरेशन का काम यही होता है। ठीक है, जो सिस्टम एडमिन होता है उसका काम यही होता है कि आपने एक चीज को ऑटोमेट करना है। SysOps professionals can create reusable infrastructure templates by using AWS ND Access Manager।
तो यहाँ पे इंफ्रा की बात हो रही है, तो जो इंफ्रा लेवल के काम होते हैं उसको जब क्रिएट करते हैं हम क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू, या वहाँ पे हम आईएम सर्विस यूज करते हैं, तो वो मोस्टली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है। सिसओप्स प्रोफेशनल यूज एडोबी क्लाउड फॉर्मेशन टू क्रिएट दीज टेम्पलेट्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, वो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर टेम्पलेट। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी हम नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सर्विसेज होती है क्लाउड फॉर्मेशन, जहाँ पे चीज़ों को ऑटोमेट किया जाता है। ठीक है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट किया जाता है। तो वो भी काम सिस्टम एडमिन के अंडर ही साम रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, बट उसके लिए हम आईएम सर्विस का यूज नहीं करते। उसके लिए सर्विस होती है, वो क्लाउड फॉर्मेशन सर्विस यूज होती है। ठीक है, ये सर्विस यूज नहीं होती। कोई बता सकता है आईएम सर्विस कहाँ पे यूज होती है? जी भैया, तो आईएम सर्विस हमारे पास क्या होती है? एक आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी सर्विस होती है ना हमारे पास, एक्सेस मैनेजमेंट, तो जिसको हम यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ आपकी ये इंडिविजुअल एक्टिविटी है, आपने इसको सिर्फ देख लेना है और आपने इसको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी है। जी भाई, यहाँ तक क्लियर है? जी स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ेंगे AWS कमांड लाइन इंटरफेस CLI। अगर आपने AWS CLI के थ्रू एक्सेस करना है चीज़ों को, तो आप किस तरह कर सकते हैं? हमने पढ़ा था देर आर 3 ways टू यूज AWS कंसोल, जहाँ पे हम ईमेल पासवर्ड का यूज करते हैं लॉगिन होने के लिए। फिर हमारे पास एक CLI होता है, अगर आपने CLI के थ्रू एक्सेस करना है तो वहाँ पे हम एक्सेस की सीक्रेट एक्सेस की का यूज करते हैं लॉगिन होने के लिए। और इसी तरह SDK होता है, लेकिन मोस्टली जो हम यूज करते हैं या तो हम कंसोल के थ्रू लॉगिन होते हैं या हम CLI के थ्रू लॉगिन होते हैं, तो इन दोनों का हम यूज करते हैं। ठीक है। अब किसी यूजर ने CLI के थ्रू एक्सेस करना है आपके अकाउंट को। ठीक है। और जब हमने IM की लैब परफॉर्म की थी, तो वहाँ पे हमने एक यूजर क्रिएट किया था और उसको हमने CLI एक्सेस भी दी थी और हमने उसको कंसोल एक्सेस भी दी थी। कंसोल तो आसान होता है कि आप एक यूजर क्रिएट कर दें IM में जाके, IM के अंदर जाके एक यूजर क्रिएट कर दें, उस यूजर के जो भी क्रेडेंशियल्स है वो शेयर कर दें, वो एज अ IM यूजर पासवर्ड आपसे लॉगिन हो जाएगा। जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा अकाउंट है और यहाँ पे अगर किसी ने लॉगिन होना है, इसको हम साइन आउट कर देते हैं पहले। ये देखिए, किसी ने लॉगिन होना है यहाँ पे, किसी ने IM यूजर लॉगिन होना है, मैंने कोई यूजर बना दिया और उस यूजर को मैं 12 डिजिट अकाउंट आईडी शो करूंगा, उसके साथ उसका पासवर्ड शेयर करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे 12 डिजिट आईडी लगा के फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे पासवर्ड लिखेगा, मेरे अकाउंट के अंदर एज अ लॉगिन यूजर, एज अ IM यूजर लॉगिन हो जाएगा कंसोल के थ्रू। बट अगर वही यूजर मेरे अकाउंट के अंदर CLI के थ्रू एक्सेस करना चाहता है चीज़ों को, CLI के थ्रू लॉगिन होना चाहता है, तो किस तरह करेगा? उसके लिए पहले हम CLI सेटअप करते हैं यहाँ पे, AWS कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर करने के बाद हम यहाँ पे यूजर सेटअप करते हैं, मतलब उसकी जो भी एक्सेस की या सीक्रेट एक्सेस की होती है उसको यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, और वो फिर हमारे अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाता है एज आई यूजर। ये भी हम लैब परफॉर्म करेंगे इसके बाद। सबसे पहले जब भी हम अब हमने एक यूजर क्रिएट कर दिया अपने अकाउंट के अंदर जाके, मैंने एज अ रूट यूजर अपने अकाउंट के अंदर एज आई यूजर लॉगिन कर दिया और उसको मैंने कह दिया अपने अकाउंट के अंदर एज आई में जो लॉगिन हो सकते हो बट CLI के थ्रू। लेकिन वो CLI कौन सी यूज करेगा मेरे अकाउंट के अंदर लॉगिन होने के लिए? ठीक है। तो या तो वो अपना CMD यूज करेगा, कमांड प्रॉम्प्ट यूज करेगा, या अगर वो लिनक्स यूज कर रहा है तो वो वहाँ पे टर्मिनल यूज कर सकता है या क्लाउड शेल यूज कर सकता है। डिफरेंट शेल्स होते हैं, उसका यूज कर सकता है। ठीक है। बट अगर वो कुछ भी यूज कर रहा है तो उसको सबसे पहले AWS की CLI इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर कोई यूजर CLI के थ्रू हमारे अकाउंट के अंदर लॉगिन होना चाहता है तो उसको पहले CLI सेटअप करनी पड़ेगी AWS की। उसको पहले इंस्टॉल करेंगे, सेटअप करेंगे, फिर वो हमारे अकाउंट में लॉगिन हो सकता है। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं, इसको हम लैब में परफॉर्म करेंगे CLI को इंस्टॉल करने के लिए। जिस तरह अगर आपने डाटाबेस से कम्युनिकेट करना है अपने पब्लिक सर्वर से, तो आपको पब्लिक सर्वर के ऊपर पहले उस डाटाबेस की जो एक क्लाइंट होता है या जो उसकी CLI होती है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है। इसी तरह जितने भी टूल्स होते हैं, जितनी भी सर्विसेज होती हैं, उन सबका कोई ना कोई एक CLI होती है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं उससे कम्युनिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले CLI इंस्टॉल करेंगे।
तो सारे वही स्टेप्स लिखे हुए हैं, बट इसको हम परफॉर्म करेंगे अपनी लैब के अंदर। तो वंस यू लॉग इन एज अ आई एम यूजर थ्रू CLI, फिर आप डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। लाइक मैं इसी, अगर हमने CLI के थ्रू काम करना तो फिर हम यहाँ पे ये चीज़ करते हैं। जिस तरह AWS EC2, सबसे पहले जब भी हमने AWS के ऊपर काम करना तो हम शुरू में AWS लिखेंगे। ठीक है। अगर आप यही कमांड गूगल क्लाउड के ऊपर रन कर रहे हो तो आप शुरू में GCP लिखोगे, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। अगर आप यही कमांड AWS के ऊपर रन कर रहे हो तो आप यहाँ पे AWS लिखोगे। तो हर कमांड के शुरू में AWS आता है। फिर आगे उस सर्विस का नाम आता है EC2। फिर ऑपरेशन आता है, आप EC2 के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टॉप इंस्टेंसेस। ठीक है। और किस इंस्टेंस को स्टॉप करना चाहते हैं, उस इंस्टेंस की यहाँ पे मैं ID लिखूंगा, हाइफन हाइफन इंस्टेंस ID, और ये उसकी ID आ गई। ठीक है। और ये ऑप्शन होता है, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं जैसोन को। तो एक तरह का काम होता है, इसको हम करेंगे। फिर अगर आपको हेल्प चाहिए कि मैं AWS के साथ कौन कौन सी कमांड का यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं AWS हेल्प, या EC2 हेल्प लिख सकते हैं, तो आपको तमाम कमांड शो कर देगा। AWS अटैच वॉल्यूम कर सकते हैं, कॉपी स्नैपशॉट, क्रिएट इमेज, स्टार्ट इंस्टेंस, स्टॉप इंस्टेंस, क्रिएट इंस्टेंस, डिफरेंट चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये एक तरह का टेम्पलेट बनाया गया है, इसको हम लैब में ही परफॉर्म करेंगे। ड्राई रन भी आप कर सकते हैं, अगर आपने उसको रन करना है। ठीक है। बिफोर फाइनली रन करने से पहले उसको ड्राई रन भी कर सकते हो। हमारे पास ये देखिए, जब आप कमांड के थ्रू कोई भी काम करते हो, किसी भी सर्विस को यूज करते हो, आपने उस सर्विस का नाम लिखना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आपने EC2 ऊपर काम करना है तो आप लिखेंगे AWS EC2। अगर आपने S3 के ऊपर काम करना है तो आप लिखेंगे AWS S3। ठीक है। तो सबसे पहले उस क्लाउड प्रोवाइडर का नाम आता है, फिर उस सर्विस का नाम आता है, फिर ऑपरेशंस नेम आता है कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ हमारे पास यहाँ पे होती हैं। जी भाई, क्लियर है यहाँ तक? स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है AWS सिस्टम मैनेजर। हमने पढ़ा था कि एक सिस्टम एडमिन होता है जो तमाम ऑटोमेट टास्क परफॉर्म करता है। और चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए, अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो सर्विस यूज़ करते हैं हम क्लाउड के अंदर, उसको हम बोलते हैं AWS सिस्टम मैनेजर। इसकी हमने पहले भी लैब परफॉर्म की थी, जब हमने डिफरेंट आपने सर्वर्स को पैचेस लगाए थे, सिक्योरिटी अपडेट की थी तमाम सर्वर्स की। तो इसका हमने यूज़ किया था। ठीक है। तो इसने ऑटोमेटिक तरीके से हमारे सारे काम कर दिए थे। तो सिस्टम मैनेजर का थोड़ा सा फिर एक तरह की रिव्यू कर लेते हैं कि सिस्टम मैनेजर क्या काम करता है। System manager is a collection of capabilities that help you manage your applications and infrastructure running in the AWS cloud, जिससे आप अपने तमाम सर्वर को मैनेज कर सकते हो सिस्टम मैनेजर के थ्रू। सिस्टम मैनेजर क्या हमें प्रोवाइड करता है, कौन कौन से फंक्शन, सॉफ्टवेयर इन्वेंटरी, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम पैचेस एंड सिस्टम इमेजेस। तो ये सारे काम किसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, अपने सिस्टम मैनेजर के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो सिस्टम मैनेजर होता है, जिस तरह यहाँ पे मैं अपने अकाउंट के ऊपर जाता हूँ, यहाँ मैं सिस्टम मैनेजर पे क्लिक करता हूँ। सिस्टम मैनेजर के अंदर बहुत सारे फंक्शन आते हैं। इस तरह यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें, फ्लीट मैनेजर, कंप्लायंस, इन्वेंटरी, हाइब्रिड, सेशन मैनेजर, रन कमांड। इसमें बहुत सारे हमने ऑप्शंस पहले भी देखे थे, लेकिन आज हम कुछ मजीद ऑप्शंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन आता है इसका, वो होता है डॉक्यूमेंट्स। सिस्टम मैनेजर के अंदर एक पार्ट होता है डॉक्यूमेंट्स का, जो आपको लास्ट में नजर आएगा, ये देखें डॉक्यूमेंट्स का। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करके देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है। तो ये देखें, AWS के अंदर ना ये कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पहले से बने होते हैं। ठीक है। अगर आपने इंफ्रा लेवल को काम करना है, और वहाँ पे अगर आपको कोई, जिस तरह दो चीज़ें होती हैं क्लाउड के अंदर, ये कुछ चीज़ें पहले से बनी होती हैं जिसको हम टेम्पलेट भी बोलते हैं, कुछ हम कस्टमाइज तरीके से बनाते हैं अपने खुद की। ठीक है। तो वो दोनों का हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं।
जी भाई, तो डॉक्यूमेंट को पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या होता है एक्चुअली। A system manager document defines the actions that system manager performs on your managed nodes या on your managed instances। क्या फर्ज कर ले हमारे पास 100 सर्वर बने हुए हैं, हमने उन सर्वर के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट रन करना है, मतलब कोई पॉलिसी रन करनी है, हमने उनको कोई ईबीएस वॉल्यूम अटैच करना है। देखें, हमने ईबीएस वॉल्यूम अटैच करना है या हमने कोई पैच बेसलाइन बनानी है उन सब के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट के अंदर पहले से चीजें डिफाइंड है, ठीक है, तो हम इनको यूज कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे ये तो पहले से बने हुए ना, हम इनका भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने खुद का बनाना है तो आप यहाँ पे क्रिएट को इस पे क्लिक करके आप खुद का अपना भी कोई ऑटोमेटिक तरीके से आपने कमांड लिख सकते हो, जैसन के अंदर YAML के अंदर अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हो। ठीक है, तो हम मोस्टली इसी का यूज करते हैं। यहाँ पे अगर मुझे कोई पैच बेसमेंट बनानी है या मुझे कोई शेफ रेसिपी बनानी है, ये पहले से बनी हुई है, ठीक है, या मुझे ये अटैच ईबीएस वॉल्यूम करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और एक्शन में जाके मैं इसको क्लोन करूंगा। क्लोन करने के बाद इसको मैं रन करूंगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट क्या होगा, मेरे तमाम सर्वर के ऊपर रन हो जाएगा, उनके साथ एक मुझे ईबीएस वॉल्यूम अटैच हो जाएगा ऑटोमेटिक तरीके से, तो मुझे मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रन बुक। जिस तरह हमारी एंसिबल के अंदर प्ले बुक्स होती हैं, हमारी शेफ के अंदर कुक बुक्स होती हैं, तो ये भी हमारे पास जो सिस्टम मैनेजर है, ये हमारे पास एक तरह का जस्ट लाइक शेफ एंड एंसिबल एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। तो इसको भी अपने सर्वर को मैनेज करने के लिए, अपने इंस्टेंसेस को मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हो क्या कर रहा है, क्रिएट डॉक्यूमेंट स्टैक एंड डिलीट फॉर्मेशन टेम्पलेट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे अगर हमने कोई पैरामीटर डिफाइन करना है अपने ईबीएस वॉल्यूम के लिए, ठीक है, इंस्टेंस आईडी हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस इंस्टेंस के साथ में अटैच करवाना है। ठीक है, और यहाँ पे उसकी कुछ चीजें होती हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स वगैरह, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, टारगेट टाइप क्या आपने किसके साथ अटैच करवाना है, EC2 वॉल्यूम के साथ अटैच करवाना है या क्या टारगेट है आपका, तो वो सारी चीज़ हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं और इसको हम रन बुक पे क्रिएट करते हैं। जैसे इसको क्रिएट रन बुक करते हैं तो ये हमारे पास एक तरह की जो, ये देखिए क्या कह रहा है, जो डॉक्यूमेंट वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड, कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ पे डिटेल में जाता हूँ। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरे पास ये आ चुका है। अब मैं इसको रन कर सकता हूँ, जब मेरा दिल चाहेगा एग्जीक्यूट ऑटोमेशन करूंगा तो ये ऑटोमेटिक तरीके से रन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे इसको रन करवाना है तो एग्जीक्यूट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, अब आपने इसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं कि आप मतलब क्या चीजें करवा रहे हैं, सिंपल एग्जीक्यूशन करनी है या आपने मल्टी काउंट रीजन करना है या आपने रेट कंट्रोल, डिफरेंट चीजें हमारे पास या होती हैं, आपने मैनुअल एग्जीक्यूशन करनी है। तो हम यहाँ पे सिंपल एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम एग्जीक्यूट ऑन टारगेट, हम टारगेट डिफाइन करते हैं। ठीक है, डिवाइस वॉल्यूम आईडी, ठीक है, इंस्टेंस आईडी जिसके साथ आप अटैच करना चाहते हैं अपने EC2 या जिसके ऊपर आप ये डॉक्यूमेंट रन करना चाहते हैं, जिस सर्वर के ऊपर आप ये सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन करते हो। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट कर देते हो, तो आपका क्या हो जाता है, एक तरह का वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। तो ये हमारा होता है एक तरह का डॉक्यूमेंट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑन्ड बाय अमेजोन। कुछ होते हैं जो अमेजोन की तरफ से आपको मिल जाते हैं पहले से प्री डिफाइंड टेम्पलेट, कुछ होते हैं जो आप खुद क्रिएट करते हो। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपसे शेयर किए जाते हैं दूसरे अकाउंट से। तो तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये किसी लैंग्वेज के अंदर लिखे होते हैं, इनके बैकएंड पर कोडिंग होती है, तो वो जो कोडिंग होती है आप जैसन में आप लिख सकते हो, YAML के अंदर कर सकते हो, तो दोनों लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। तो इसकी लैब भी हम परफॉर्म करेंगे। फिर हमारे पास आता है ऑटोमेशन। देखिए, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑटोमेशन भी मिलता है। यहाँ पे ऊपर होगा कहीं पे, ये ऑटोमेशन। ये ऐसे टास्क जिसको आपने ऑटोमेट किया होता है ना, वो आपको यहाँ पे सारे वो शो करता है इस सेक्शन के अंदर। देखें, जिस तरह हम वहां पे कर रहे थे ना, एग्जीक्यूट कर रहे थे, देखें एग्जीक्यूट ऑटोमेशन कर रहे थे, तो यहाँ भी सेम वही चीज है, एग्जीक्यूट ऑटोमेशन या क्रिएट ऑटोमेशन रनबुक। अगर आपने कोई क्रिएट करनी है आप उसको कर सकते हो क्रिएट। अगर आपने कोई एग्जीक्यूट ऑटोमेशन करना है, कोई टास्क आपने ऑटोमेटिक तरीके से परफॉर्म करवाना है, तो वहाँ पे
यही काम सारे होते हैं। देखें दोबारा वही पेज ओपन हो गया हमारे पास, और यहाँ पे आप कोई भी क्लिक करोगे, सेलेक्ट करोगे, इसको रन करोगे और उसको एग्जीक्यूट कर दोगे। ठीक है, तो इस सारे काम आप यहाँ पे इसी तरह परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेशन के अंदर आप सेम काम करते हो। सेफली ऑटोमेट कॉमन एंड रिपीटेटिव आईटी ऑपरेशंस, ऐसे काम जो आपने रिपीटेडली करवाने हैं या आपने ऑटोमेट तरीके से करवाना है उसको परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं, जिस तरह हम क्रिएट ऑटोमेशन डॉक्यूमेंट, हम एक ऑटोमेशन डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, रन द ऑटोमेशन डॉक्यूमेंट, उसको रन करते हैं और उसको फिर बाद में मॉनिटर करते हैं। ठीक है, क्या हमें आउटपुट मिली या नहीं मिली। तो इसमें हम डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, लॉन्च इंस्टेंस कर सकते हैं, टेक स्नैपशॉट्स, अपने इंस्टेंस को टैग लगा सकते हैं, डिलीट ओल्ड इमेजेस एंड टर्मिनेट भी कर सकते हैं अपने EC2 को, उसको स्टॉप भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं, सारे काम ऑटोमेटिक तरीके से करवा सकते हैं। जी नुमान आलम। सर जो हमने इसमें पहले प्रीवियस भी पढ़ा था, एक डॉक्यूमेंट भी होता है इसमें, एक हम्म। डॉक्यूमेंट होता है फिर ऑटोमेशन। तो डॉक्यूमेंट के अंदर बेसिकली जो पॉलिसी आपने बता रहे थे ना, जो भी बनी हुई है, हाँ, डॉक्यूमेंट के अंदर पॉलिसीज होती हैं। तो हम उस डॉक्यूमेंट को भी ऑटोमेट करवा सकते हैं, हाँ, जब उसने आप इसके थ्रू करवाओगे ना डॉक्यूमेंट उसको। को। हाँ, उसको जब डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक तरीके से रन करवाओगे, तो वो आप ऑटोमेशन के थ्रू करवाओगे उसको। सही है। ठीक है, जब डॉक्यूमेंट को आप रन करोगे तो आपको ऑटोमेशन सेक्शन में शो करेगा यहाँ पे। अभी देखिए मेरे ठीक पास कोई भी, कोई भी ऐसा काम नहीं जिसको मैंने ऑटोमेट किया हो यहाँ पे। अगर मैं किसी ठीक को भी डॉक्यूमेंट के थ्रू जाके किसी को रन करूंगा तो मुझे यहाँ पे शो करेगा ऑटोमेशन वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। डॉक्यूमेंट्स के अंदर सिर्फ डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, सिर्फ पॉलिसी वहां पे पड़ी हुई है, सिर्फ वहाँ प्री डिफाइंड टेम्पलेट पड़े हुए हैं, जब नहीं उसको मतलब रन जैसे करोगे। जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी पॉलिसी है वो आपने वन टाइम रन कर दी, पर अगर उसी पॉलिसी को आपने रिपीटेटिव चलानी है तो हम ऑटोमेशन में आ जाएंगे। हाँ, फिर आप ऑटोमेशन सेक्शन में आगे उसको कर सकते हो। ओके फाइन, थैंक यू। जो होता है रन कमांड भी हमारे पास होता है। सिस्टम मैनेजर, जिस तरह मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, रन कमांड ये होता है हमारे पास। ये एक रन कमांड सेक्शन भी होता है हमारे पास। ये हमने कब यूज किया था, ये हमने तब यूज किया था जब हम पैच मैनेजर की लैब की थी। ठीक है, मतलब आप कोई भी यहाँ पे काम करते हो ना, कि आप कोई रन कमांड करते हो या आप कोई कोई डॉक्यूमेंट रन करते हो, आप कोई पैचेस लगाते हो, ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे काम करते हो, तो उसकी जो आउटपुट होती है ना वो आपको यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे रन कमांड के अंदर आपको मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जिस तरह यहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट ही शो होंगे, प्ले बुक है, कॉन्फ़िगर है, फाइंड हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक और है हमारे पास। तो देखिए ये डॉकर डॉक्यूमेंट है। ठीक है, क्योंकि मुझे कोई डॉक्यूमेंट मुझे रन करना है, उसके अंदर पॉलिसी लिखी होगी, या मुझे कोई पैच बेसलाइन क्रिएट करनी है, रन पैच बेसलाइन, मुझे इसको जो है ना रन करना है। सिंपल, मैं यहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। स्कैन इंस्टॉल करते हैं हम यहाँ पे, स्नैपशॉट आईडी यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि आपने किस सर्वर के ऊपर इसको लगाना है। ये वैसे ऑप्शनल होता है, इसको हम यूज़ नहीं करते, अभी ऑप्शनल होता है। ये देखें यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं कि आप ये जो रन कर रहे हैं, जो पॉलिसी आप रन कर रहे हैं, आपने किस टारगेट के ऊपर लगाना है, यहाँ पे हम टारगेट डिफाइन करते हैं। टारगेट को मैनुअली भी डिफाइन कर सकते हैं। मेरे पास अभी कोई भी नहीं बना हुआ, इसलिए मुझे वो शो नहीं कर रहा यहाँ पे कोई भी इंस्टेंस। आप रिसोर्स ग्रुप बना के भी कर सकते हैं, जिस तरह हमने बनाए थे रिसोर्स ग्रुप पहले जब हम पैच मैनेजर की लैब कर रहे थे। आप टैग वाइज भी स्पेसिफाई कर सकते हो, यहाँ पे आप टारगेट डिफाइन करते हो। ठीक है, टारगेट डिफाइन करने के बाद आप सिंपल उसको यहाँ पे रन कर सकते हो। तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है रन कमांड का, आप एक ही चीज को मल्टीपल तरीकों से यहाँ पे कर सकते हो आगे। ठीक है, आपने कोई डॉक्यूमेंट रन करना है, आप उसको रन कमांड के थ्रू आगे कर लो। ठीक है, आप उसको ऑटोमेशन के थ्रू कर लो, अगर आपने उसको वन टाइम रन करना तो यहाँ पे आ जाओ, अगर आपने ऑटोमेटिक तरीके से रन करना तो आप उसको ऑटोमेशन के अंदर चले जाओ, वहां पे जाकर उसको रन कर लो। तो डिफरेंट तरीके होते हैं हमारे पास यहाँ पे काम करने के। या इसकी एक और एग्जांपल है कि जब हमने पैच मैनेजर की लैब परफॉर्म की थी, तो पैच मैनेजर जब हम पैचेस लगाए थे, तो उसकी आउटपुट देखने के लिए हमने रन कमांड को देखा था। ठीक है, तो वो अभी भी लेक्चर्स वहाँ पे अपलोड होगा, आप उसको देखिएगा कि जब उसकी हमने आउटपुट देखी थी कि क्या हमें क्या रिजल्ट मिला, तो हमने रन कमांड में जाके जो भी कमांड रन होती है आपकी, हम यहाँ पे उसको देखते हैं, आके चेक करते हैं कि उसकी आउटपुट क्या मिली हमें। ठीक है भाइयों।
तो सेशन मैनेजर होता है ना, ये आप मुझे बताएंगे सेशन मैनेजर क्या होता है? ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। ये होता है ना सेशन मैनेजर। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे ये होता है सेशन मैनेजर। तो ये क्या काम करता है, किसी को कोई आइडिया है? तो यहाँ से आपको समझ नहीं आएगी। अगर मैं इसी टूल पे जाता हूँ, आप आपको मे बी थोड़ा सा भूला हो ये चीज़, लेकिन आपको अभी याद आ जाएगा। हम जब इंस्टेंसेस पे जाते थे, हमने किसी भी इंस्टेंस को रिमोटली एक्सेस करना है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, कभी मेरे पास कुछ भी बना नहीं हुआ तो हम कनेक्ट पे जाके सेक्शन मैनेजर का हमारे पास ऑप्शन आता था, हम उसको यूज करते थे। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी सर्वर का एसएसएच लेना है, ठीक है, तो आप सिक्योर तरीके से, तो आप फिर वहाँ पे एक सर्विस होती है सेशन मैनेजर, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है कि अगर मुझे किसी भी सर्वर का एसएसएच लेना है, तो मुझे उसकी पोर्ट टेबल करनी पड़ती है, पोर्ट 22 एसएसएच, उसके सिक्योरिटी ग्रुप में जाके। लेकिन अगर मुझे किसी सर्वर का एसएसएच लेना है सेशन मैनेजर के थ्रू, फूटे के थ्रू नहीं लेना, सेशन मैनेजर के थ्रू लेना है, तो फिर मुझे क्या पोर्ट इनेबल करनी पड़ेगी सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाके? जी भाइयों, कोई पोर्ट इनेबल नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सेशन मैनेजर होता है ना, इसको हम यूज ही इसलिए करते हैं कि हम अपने सर्वर को एक्सेस करते हैं विदाउट इनेबलिंग या ओपनिंग एनी इनबाउंड पोर्ट इन द सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ दैट सर्वर। अगर जब हमने इंस्पेक्टर की लैब की थी, हमने ये चीज पढ़ी थी ना, कि जब हम उसको रन करते थे इंस्पेक्टर को, तो हमें वो सेवेंटी लेवल दिखा रहा था रिस्क लेवल की, एक लेवल हाई है, फिर मीडियम है, फिर लो है। तो हमने पहले हाई को फिनिश किया था, उसकी पोर्ट 23 हमने रिमूव की थी, फिर हमने पोर्ट 22 को भी रिमूव कर दिया। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि जब हमने अपने सिक्योरिटी ग्रुप की तमाम पोर्ट्स को बंद कर दिया, हमने कोई भी पोर्ट इनेबल नहीं की, तो फिर हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे रिमोटली? तो वहां पे हमारे पास ये ऑप्शन था कि उसको हम रिमोटली एक्सेस करने के लिए, सिक्योरली एक्सेस करने के लिए, विदाउट इनेबलिंग एनी पोर्ट इन द सिक्योरिटी ग्रुप, हम सेशन मैनेजर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। फिर पैच मैनेजर भी होता है। ये हमने बहुत, इसकी हमने एक पूरी फुल फ्लैज लैब परफॉर्म किया, जिसमें हमें वो ट्रबल शूटिंग इशू भी आ रहा था हमें, कि जब हमें वो एक्शन वाला बटन नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, ये भी हमने लैब परफॉर्म कर ली। पैच मैनेजर क्या होता है, जब हम कोई सिक्योरिटी अपडेट करनी है, पैचेस लगाने हैं अपने सर्वर को, मल्टीपल सर्वर को एक साथ, तो फिर हम वहाँ पे पैच मैनेजर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट थे उनको भी यूज किया था, हमने अपनी कस्टम पैच बेसलाइन भी बनाई थी, दोनों तरीके से हमने काम किया था। तो ये भी ऑप्शन आपको यहीं भी मिलते हैं। यहाँ पे मिलते हैं आपको, ये पैच मैनेजर। अच्छा, वो नुमारन करें, अभी भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये नजर जो ना आ जाता है। मुझे भी जो वो सम टाइम इशू आया था शुरू शुरू में, लेकिन बाद में जब मैंने उसको रन किया था, तो मुझे वो कोई एरर तो नहीं दे रहा था। अभी में भी वो सम टाइम वो इशू करता है उसको। अगर मैं पैच बेस लाइन पे जाता हूँ, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन आता है कि एक्शन वाला बटन नहीं मिलता। यहाँ पे जाके देखिए, एक्शन बटन नहीं में शो कर रहा। मैंने आपसे बोला था पहले इसको ड्राई रन कर लिया करें, पहले इसको ना लगा लिया करें अपने सर्वर के ऊपर, एक दफा रन कर लिया करें, ठीक है, फिर वो आपको नेक्स्ट टाइम शो करता है, फिर आप उसको एक्शन में जाके उसको लगा सकते हैं। फिर हमारे पास एक ऑप्शन आता है विंडो मेंटेनेंस, जैसे यहाँ पे आ रहा है, मेंटेनेंस विंडोज के नाम से। ये, हाँ, ये सारे काम आप सैंडबॉक्स के अंदर कर सकते हो। ठीक है, आपने अगर अपनी मर्जी की लैब परफॉर्म करनी है, तो आप सैंडबॉक्स को यूज कर सकते हैं। अगर आपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करना है, ठीक है, कोई आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वहाँ पे कोई टास्क को रन करना है, ऑटोमेट करना है, तो आप यहाँ पे उसको कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके विंडो सर्वर चल रहे हैं, तो उनको यहाँ पे चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, टारगेट रजिस्टर कर सकते हो, स्केड्यूल कर सकते हो, क्रॉन जॉब यहाँ पे आप लगा सकते हो, आप कब रन करना चाहते हो आप उसको।
तो यहाँ पे कोई भी पॉलिसी जो आप स्पेसिफिकली सिर्फ विंडोज सर्वर के ऊपर लगाना चाहते हैं, आप यहाँ पे उसको लगा के लगा सकते हो। ठीक है। हाँ, मतलब सम टाइम होता है ना कि हमारे पास क्या होता है कि हमने अपने सर्वर को मैनेज करना होता है, कि हमने अपने सर्वर को उस पर कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी होती हैं। ठीक है, उसको मैनेज करना होता है, कुछ ऐसे काम करने होते हैं जहाँ पे हमारे सर्वर के ऊपर थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रप्शन आती है। ठीक है, हमारी सर्विस बंद हो जाती है। तो वहाँ पे आप विंडो मेंटेनेंस टास्क परफॉर्म कर सकते हो। एक विंडो मेंटेनेंस आप वहाँ पे एक टाइम स्पेसिफाई कर सकते हो कि अगर कोई विंडो मेंटेनेंस कोई काम है जहाँ पे कोई माइनर वर्जन अपग्रेडेशन करनी है, आपने कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो जहाँ पे हमारे हमारे हमारी सर्विस को थोड़ी देर ब्रेक मिलेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, कोई कोई इसका स्पेसिफाइड टाइम उसके लिए स्पेसिफाई कर सकते हो। स्केड्यूल विंडो ऑफ टाइम टू रन एडमिन एंड मेंटेनेंस टास्क अक्रॉस योर इंस्टेंसेस, विंडो इंस्टेंसेस। ठीक है, क्रिएट अ मेंटेनेंस विंडो, असाइन टारगेट्स, असाइन टास्क एंड रिव्यू स्टेटस ऑफ टास्क। ठीक है, मतलब आप ये कर सकते हो कि मेरा विंडो सर्वर चल रहा है और मुझे उसके बैकअप चाहिए, तो वो बैकअप कब होगा, तो आप यहाँ पे असाइन टारगेट करोगे कि मुझे किस सर्वर का बैकअप लेना है। ठीक है, आप ये करोगे। असाइन टास्क के अंदर आप उसको टास्क असाइन करोगे कि आपने क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो आप उसको कह सकते हो कि आपने इसके बैकअप बना के S3 के अंदर स्टोर करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप टाइम डिफाइन कर सकते हो, तो उस टाइम के ऊपर आपकी विंडो के जो भी मेंटेनेंस वर्क होंगे वो इस टाइम के ऊपर होंगे। या अगर कोई माइनर वर्जन अपग्रेड करना है, कोई पैचेस लगाने हैं, तो आप यहाँ पे वो सारे काम कर सकते हो। उसको स्केड्यूल भी कर सकते हो, आप सारे काम कर सकते हो। स्टेट मैनेजर भी हमारे पास होता है। इसको हम यूज करते हैं मोस्टली ऑन प्रेम्स इंस्टेंसेस के लिए। अगर आपने आपके पास ऑन प्रेम के ऊपर कोई सर्वर पड़े हुए हैं, ठीक है, आपने अगर उनको मैनेज करना है, तो उसके लिए फिर हम स्टेट मैनेजर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ये है हमारे पास स्टेट मैनेजर। अगर आपने उनके ऊपर कोई ऑटोमेशन टास्क परफॉर्म करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्लीट वाइड कॉन्फ़िगरेशन मैनेज सोल्यूशन। तो जो भी आपकी अगर वर्चुअल मशीन ऑन प्रेम में बनी होती है, उसको मैनेज करने के लिए, उसको रन करने के लिए हम ये काम परफॉर्म करते हैं, क्रिएट एसोसिएशन करते हैं और उसको फिर हम मैनेज करते हैं। ऐसे तो रन होगा अगर आपके पास ऑन प्रेम सर्वर बना हुआ है, तो उसको पहले हम रोल साइन करते हैं, वो सारे काम परफॉर्म करते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए डिफरेंट पॉलिसीज आ रही है, आपने क्या परफॉर्म करना है, उसके ऊपर कोई पॉलिसी रन करनी है, पैच बेसने बनानी है, आपने आपने उसके ऊपर कोई वॉल्यूम अटैच करना है, उसका स्नैपशॉट क्रिएट करना है, क्या काम करना है आपने, तो यहाँ पे वो हम जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं। तो बाकी वही चीज़ें हैं कि आपने कब उसको रन करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर रहा है वो। आप उसको स्केड्यूल भी कर सकते हो, नो स्केड्यूल भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेट मैनेजमेंट सिर्फ आप इतना समझे कि जो हमारे ऑन प्रेम सर्वर होते हैं उनको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना स्टेट मैनेजर का यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आता है पैरामीटर स्टोर सिस्टम मैनेजर के अंदर। ये देखें, ये पैरामीटर स्टोर। पैरामीटर स्टोर क्या होता है, पैरामीटर स्टोर के अंदर हम अपने क्रीडेंशियल सेव करते हैं। वो क्रीडेंशियल आपके अकाउंट के एक्सेस की, सीक्रेट एक्सेस कीज हो सकती हैं, वो क्रीडेंशियल आपके डेटाबेस के पासवर्ड हो सकते हैं, वो क्रीडेंशियल कुछ भी हो सकता है। तो उसको सिक्योर तरीके से रखने के लिए हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, पैरामीटर स्टोर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैरामीटर स्टोर करते हैं, किसी भी पैरामीटर, डेटाबेस के पैरामीटर्स, अपने सर्वर के पैरामीटर्स, कोई भी क्रेडेंशियल जो हमारे पास होते हैं वो इसको हम यहाँ पे आगे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसको एन्क्रिप्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे हम, कि आपने क्या स्टोर करना है, उसका टाइप क्या, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लिस्ट है, सिक्योर स्ट्रिंग है। ठीक है, तो वहाँ पे हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। डाटा टाइप क्या है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट में उसकी यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं और यहाँ पे उसकी वैल्यू असाइन करते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे एक पैरामीटर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर स्टोर क्या करता है कि आपके जितने भी क्रेडेंशियल्स होते हैं उसको आप कभी भी अपने सिस्टम के ऊपर रखते हैं, लोकल सिस्टम के ऊपर सेव नहीं करते। उसको कहाँ पे सेव रखते हैं, जिस तरह हमारा डेटाबेस हो गया, उसका पासवर्ड हो गया, तो उसको सेव करने के लिए हम पैरामीटर स्टोर का यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास एक इन्वेंट्री भी आता है। इन्वेंट्री क्या करता है कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पास कितने सर्वर चल रहे हैं टोटली आपके अकाउंट के अंदर, उनके ऊपर उनकी क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, तो उनके लिए आप इन्वेंट्री का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने पहले इस पर डिस्कस किया था इन्वेंट्री को।
जी भाइयों, यहाँ तक क्लियर है सबको? एडमिनिस्ट्रेशन टूल कौन से होते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन टूल उसे कहते हैं जिसको यूज करते हुए हम जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन टास्क हैं ऑन डिफरेंट सर्वर्स वो कर सकते हैं। जिस तरह आप ये डिफरेंट टूल्स होते हैं हमारे पास, जिस तरह AWS के अंदर इसको हम बोलते हैं सिस्टम मैनेजर टूल होता है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल होता है हमारे पास, ठीक है, सिस्टम मैनेजर, जिससे हम एडमिन टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये भी एक टूल है। इसके अलावा ओपन सोर्स टूल्स भी हमारे पास होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, इस स्लाइड्स के अंदर सिर्फ आपने, ये क्लाउड फॉर्मेशन है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इसका पूरा मॉड्यूल आ रहा है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्लाउड के अंदर जो है ना, हमारे पास दो सिस्टम एडमिन टूल होते हैं या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल होते हैं। एक होता है सिस्टम मैनेजर, ये वाला, और एक होता है AWS ओप्स वर्क। ये दोनों सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टूल होते हैं, आपको ये भी दिखा देता हूँ। ओप्स वर्क, ये देखो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, और ये भी क्या एक तरह का कॉन्फ़िगरेशन रिसोर्स मैनेजमेंट टूल होता है। दोनों सेम काम करते हैं, बट इनका काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। देखिए ओप्स वर्क भी है, बट इसको मोस्टली यूज नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंट स्टैक्स क्रिएट करते हैं, प्ले बुक्स क्रिएट करते हैं, उसको रन करते हैं, जस्ट लाइक शेफ। अब होता क्या है कि डेवऑप्स के अंदर आपको, आपके पास कुछ टूल्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स डेवऑप्स के अंदर। कौन कौन से होते हैं? हमारे पास एंसिबल होता है, ठीक है, हमारे पास शेफ होता है, और उसके बाद पपेट भी होता है हमारे पास। डेवऑप्स में डिफरेंट टूल्स होते हैं, कुछ कंपनीज के अंदर, कुछ कंपनीज एंसिबल का यूज कर रही होती है, कुछ शेफ का यूज कर रही होती हैं, ठीक है, काम सेम है, आउटपुट आपको सेम मिलेगी, बट यहाँ पे जो काम करने का तरीका होता है ना थोड़ा डिफरेंट होता है। जिस तरह एंसिबल जो होता है ना, ये पुश बेस्ड मैकेनिज्म में काम करता है, ठीक है, तो एंसिबल हमारा होता है ये पुश बेक मैकेनिज्म में काम करता है, कि यहाँ पे हम चेंजेस को या जो भी हम अप्लाई करना चाहते हैं उसको पुश करते हैं, ठीक है। जो शेफ होता है यहाँ पे भी सेम काम करता है, ये भी सिस्टम को मैनेज करता है, डिफरेंट हमारे सर्वर्स को, बट ये पुल बेस्ड मैकेनिज्म पे काम करता है, पुल बेस मैकेनिज्म में काम करता है, ठीक है, कि यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगी, वो जितने भी एंड नोड्स होंगी उसको वो जब भी रिक्वायर्ड होंगी वो उसको खुद उसको पुल कर लेंगे, ठीक है। तो काम दोनों सेम करते हैं लेकिन तरीका डिफरेंट होता है। अब आपने क्या चीज़ याद रखनी है, आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो एनसीबल होता है ना, जस्ट लाइक एनसीबल AWS के अंदर सर्विस होती है, AWS सिस्टम मैनेजर जो भी हम पढ़ रहे थे, सिस्टम मैनेजर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सर्विस होती है जो पुल बेस्ड मैकेनिज्म पे काम करती है उसको हम बोलते हैं ओप्स वर्क। तो दोनों सेम काम करते हैं, ठीक है। तो AWS के अंदर आप सिस्टम मैनेजर भी यूज कर सकते हैं जो पुश बेस्ड मैकेनिज्म में काम करती है, और आप ओप्स वर्क भी यूज कर सकते हैं जो पुल बेस्ड मैकेनिज्म में काम करती है, जस्ट लाइक शेफ एंड बफेट, ठीक है। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली हम ओप्स वर्क यूज नहीं करते। मोस्टली जो चीज़ें यूज हो रही होती हैं वो हमारे पास सिस्टम मैनेजर ही हम ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। सिर्फ अपनी यहाँ ये चीज़ याद रखनी है, और कुछ नहीं याद रखना इस स्लाइड के अंदर, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आपने इसको यूज करना है। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि हमें पुल बेस मैकेनिज्म में काम करने के लिए कोई सर्विस चाहिए जहाँ पे जो भी चेंजिंग हो वो ऑटोमेटिकली पुल कर ली जाए एंड नोड्स के ऊपर, या इस तरह पूछा जाएगा कि ऐसा टूल चाहिए AWS के अंदर जो जस्ट लाइक शेफ एंड पपेट की तरह काम करता हो, तो उसके लिए आपने सिस्टम मैनेजर यूज नहीं करना, आपने ओप्स को चूज करना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक?